नमस्कार मित्रों, आप सबकी परीक्षा लगभग संपन्न होने की कगार पर है। अब आपकी परीक्षा समाप्त होने जा रही है। मैं टीयर 1 के संदर्भ में बातें कह रहा हूं। टीयर 1 एग्जाम आप सबने देने के बाद यह महसूस किया होगा कि हमारे लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण सेगमेंट है इस पूरे पेपर में वो है जीएस। तो मैं जीएस के संदर्भ में ही आप सबसे कुछ बातें करूंगा। दरअसल जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, खासकर इस बार जो टीयर 1 की परीक्षा हुई, अमूमन बहुत सारे बच्चों का मैंने यही फीडबैक देखा। YouTube पर भी बहुत सारे लोग सेशन लेकर आए जिसमें बच्चों ने प्रश्न पत्र के विश्लेषण पर कुछ बातें की। कुछ टीचर्स ने भी ऐसी बातें रखी कि जीएस का पेपर बहुत वास्ट था, बहुत ही पढ़ने के बाद भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था, पेपर आउट ऑफ टॉपिक लग रहा था, बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ, जीएस का सेगमेंट हमें परेशान कर रहा था। ये बातें इसलिए कई बार आप कहते हैं क्योंकि आप जिस अप्रोच के साथ जीएस विषय को डील करते हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो तैयारी में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं होता। वो अप्रोच ये है कि आप वन लाइनर के फॉर्म में, यानी एक एक लाइन आपने पढ़ ली, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, और जब यहां पर कोई प्रश्न समझ पर आधारित आपसे पूछा जाता है तो आपको लगता है कि ये प्रश्न आउट ऑफ टॉपिक है, आउट ऑफ सिलेबस है और हम इस तरह से स्टडी नहीं किए हैं कि जैसे ऐसे मुझसे प्रश्न पूछा जाए। तो मैं यहां पर बच्चों आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सेट पेपर ले लें, चाहे फर्स्ट डे का पहला शिफ्ट हो या चौथा शिफ्ट हो या सेकेंड डे का पेपर, थर्ड डे का, कोई भी डे हो, कोई भी शिफ्ट हो, लगभग सभी पेपर में, एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन लगभग सभी पेपर में जैसा एक बच्चों से बात करके अंदाजा मिला वो ये लगा कि आपके 25 प्रश्नों में से लगभग हर पेपर सेट में 14 से 15 प्रश्न बहुत साधारण किस्म के थे। यानी अगर आपकी बेसिक तैयारी हुई है, बेसिक बहुत अच्छा है, तो 14-15 प्रश्न हल करना कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं था। दूसरी बात और भी ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जीएस को लेकर के आप ये धारणा बिल्कुल मत बनाइए कि अगर हमारे 22-23 सही नहीं हुए तो इसका मतलब पढ़ने का कोई लाभ नहीं। जीएस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप कभी भी इस परफेक्शन की स्थिति में होते ही नहीं है कि आप 25 में 25 सही करेंगे। एक आध प्रश्न में तो मैनुअल मिस्टेक की भी संभावना होती है, हम जानते हैं, लेकिन कई बार आप कह सकते हैं चाहे एग्जाम का प्रेशर या हड़बड़ी में उत्तर गलत चुन लिया जाता है। तो बेहतर तरीका यही होना चाहिए कि हम जो एक ट्रेंड है उसके हिसाब से इस चीज को फॉलो करें कि हमें टारगेट है 17-18 प्रश्नों को सही करना। एटलीस्ट हमारी कोशिश होनी चाहिए 25 में से हम 17-18 कर सके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि 14-15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सामान्य समझ पर आधारित होते हैं। अगर आपने बेसिक स्टडी बहुत अच्छी की है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप यहां पर 14-15 प्रश्न करने की स्थिति में हमेशा। तो आपने टीयर 1 की तैयारी की, आपने परीक्षा दी, और आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि सर मेरे जीएस में 10-12 ही हो पाए, अब आगे मेंस में क्या करूं, तो मेंस की चुनौती का ही समाधान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और मेंस की तैयारी में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इस विषय पर मैं आप सबको यहां पर मार्गदर्शन दूंगा। खासकर 3 अगस्त से आपकी मेंस की क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं। पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के आप सबको यहां पर मैं कुछ बातें बताऊंगा कि आप तैयारी को किस अप्रोच में लेकर आगे बढ़े। तो पहली चुनौती आपके सामने क्या आने वाली है कि अब अगले 60-70 दिन ही बचे हैं जब आपको टीयर 2 में शामिल होना, और अभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों विषय की तैयारी फिर से करनी है। लेकिन आपके लिए एक सहूलियत वाली बात यह है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है, जो आपका टीयर 2 एग्जाम है, यह भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है। लगभग फॉर्मेट वही है, पाठ्यक्रम भी लगभग वही है। बस आपको अब करना क्या होगा कि सबसे पहले पूरे जीएस के सभी सेगमेंट के, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, सभी सेगमेंट के सारे टॉपिक्स को आप सामने रखें। एक आप पेपर शीट सामने रखिए या नोटबुक सामने रखिए और सारे टॉपिक को एक बार उसमें नोट डाउन करिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हिस्ट्री उठाते, तो हिस्ट्री में 3 सेगमेंट है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आपने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स लिखे। मान लीजिए आपके सामने आए 11 टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक आपने लिखा सोर्सेस, भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन है। अगला टॉपिक आपने लिखा प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां। फिर अगला टॉपिक आपने लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपके सामने एक टारगेट सेट हो जाएगा कि जीएस के जो हमारे सेगमेंट है इसमें ये टॉपिक है, और कुल मिलाकर आपने देखा लगभग 100 टॉपिक हो गए। भाई हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जनरल साइंस के हो गए, जीएस के जितने भी मॉड्यूल हैं सारे मॉड्यूल्स को आपने टॉपिक में यहां पर इस तरह से एक लिस्ट में रख दिया, तो 100 टॉपिक मान लीजिए निकल कर आया। अब मैं ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने सारे टॉपिक टीयर 1 की तैयारी में टच जरूर किए, पढ़े। आप ये नहीं कह सकते सर इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरा टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, मैंने फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, मैंने चोला डायनेस्टी पढ़ा ही नहीं है। मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि आपने टीयर 1 परीक्षा इसी फॉर्मेट में दी, तो आप टीयर 1 की तैयारी में कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक डील कर चुके। फिर मेंस के लिए क्या किया जाए, मेंस पर कौन सी स्ट्रेटजी रखी जाए? तो इन सभी टॉपिक्स को डील करते समय, इसको पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसकी केवल बेसिक समझ हमारे पास है, ऊपर ऊपर की लेयर तक हमें जानकारी है, लेकिन कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई हैं जो पढ़ने का समय नहीं मिला या फिर हम उसे तैयार ही नहीं कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मेडिवल हिस्ट्री में हो सकता है कि सल्तनत पीरियड पढ़ के गए हो, मुगल पीरियड पढ़कर गए हो, लेकिन जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वाला टॉपिक है वो टच ही नहीं किया। अब ये सोचकर जाना कि भक्ति और सूफी मूवमेंट पर क्वेश्चंस प्री में नहीं आया, टीयर 1 में नहीं आया,
तो टीयर 2 में भी नहीं आएगा। यह धारणा गलत है। आप सबसे पहली कोशिश यही करेंगे कि कोई भी टॉपिक अनटचेबल ना रहे। ऐसा ना रहे कि आपने उसको छुआ भी नहीं। वो टॉपिक कम से कम बेसिक लेवल पर तो हमारा तैयार ही होना चाहिए। जो छूट गया था उसको अभी कवर करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, जितने अहम टॉपिक हैं, जैसे आप उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करें। एंशिएंट हिस्ट्री के 2-4 टॉपिक है, मेडिवल के ऐसे 1-2 टॉपिक है, मॉडर्न के 3-4 टॉपिक है, उनको आप हाईलाइट कर लें कि यह टॉपिक बहुत अहम है और इससे अक्सर प्रश्न आया है। तो पहली कोशिश ये होगी कि जितने अहम टॉपिक हैं उसको एक बार कंप्लीटली रिवाइज करना, उनको बहुत अच्छे से डील करना। और फिर दूसरा ये करना है कि जो मैंने कहा अनटचेबल रह गए, जिसको हमें टीयर 1 की तैयारी के दौरान पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उसको एक बार फिर से हमें बेसिक चीजें उसमें क्लियर करनी, उसे तैयार करना। तो ये मॉडिफाइड सिलेबस डिजाइन करना और फिर उसी को तैयार करना, यही चुनौती। दरअसल तैयारी में इस बात की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि क्या पढ़ा जाए। जिन स्टूडेंट्स को, जिन एस्पिरेंट्स को ये बातें बहुत स्पष्ट समझ में आ जाती, क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। क्योंकि ये मैं दावे से कह रहा हूं 100% सारी चीजें अभी 60 दिन में कवर नहीं कर सकते। अगर आप जीएस के टॉपिक्स को आप देखें, मैंने कहा 100 तो मिनिमम आपको मिलेंगे। अब अगर एक टॉपिक एक दिन आप तैयार कर रहे हैं, तब भी आपको 100 दिन शायद मिले ही नहीं। 60 से 70 दिन में ही आपकी परीक्षा सामने होगी। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको शायद हो सकता है टच करने का मौका ना मिले। लेकिन मैं वो इसलिए कह सकता हूं कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने टीयर 1 में उसके बेसिक पार्ट तैयार कर लिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक है जितना आपने टीयर 1 में पढ़ा वही टीयर 2 के लिए भी, उसमें कुछ नया नहीं कर लेंगे आप। बच्चों, यही आपको समझना है कि जो चीजें आपकी तैयार है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बन गए, उस पर दोबारा आपको ज्यादा से ज्यादा क्विक रिवीजन कर लेना है। समय बहुत ज्यादा उस पर नहीं देना। अगर हमें समय देना तो उन बिंदुओं पर, उन टॉपिक्स पर समय देना है जो हमें फंसा सकते हैं, जो हमें परेशान कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया भक्ति सूफी मूवमेंट का। आपने देखा इस बार टीयर 1 के एग्जाम में चोला एम्पायर पर क्वेश्चंस आए। हो सकता है कि मेंस के पेपर में चोल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रश्न आ जाए कि नाडु क्या थे, वलनाडु क्या थे, कोट्टम क्या था, उर क्या था, सभा क्या थी, नगरम क्या थे। तो इस तरह की चीजों को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हम कहां पर ट्रैप हो सकते हैं, कहां पर प्रश्न आ जाए तो हम बिल्कुल ब्लैंक महसूस करेंगे अपने आप को। यहां पर भूमिका आती है टीचर की, यानी हमारी भूमिका। हमारी ये जिम्मेदारी आपके प्रति यही बनती है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत अहम है और आप इसको एक बार जरूर देखें और इस अप्रोच में देखें। तो यहां पर जीएस में आपको सबसे पहले यही करना होगा कि अपने सिलेबस को कॉम्पैक्ट करना, कंसाइज करना। आप 100% चीजों को कवर करने की स्थिति में अभी नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्लेयर बनना पड़ता है। अब पता चला T20 का मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच की शैली में आप यहां पर बैटिंग कर रहे हैं, क्या होगा आपका? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि T20 के फॉर्मेट में हमारे खेलने का तरीका अलग होगा और टेस्ट मैच में खेलने का तरीका अलग होगा। अगर कोई बच्चा 2024 की परीक्षा की प्लानिंग कर रहा हो, तो मैं जो स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो कहूंगा उसके लिए फ्रूटफुल नहीं, उसके लिए दूसरी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो बच्चे अभी टीयर 2 में अपीयर होने जा रहे हैं, मैं मानकर चलता हूं कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक शायद आपके परीक्षा की डेट आपके सामने होगी। और इस नजरिए से मैंने कैलकुलेट किया तो आपके पास अधिकतम 60 से 70 दिन आता है। हो सकता है 70 की जगह आपको 75 दिन मिल जाए, 75 डेज मिल जाए, लेकिन आप अपना टारगेट सेट करिए 60 से 70 डेज का। अब इन 60-70 डेज में मैंने कहा आपको मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक दोबारा हो सकता है रिवीजन करना ही पड़े। भले ही टीयर 1 में मैथ्स के सेगमेंट से आप देखें क्वेश्चंस बहुत हल्के आए, आप सब मैथ्स में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा करते हैं, शायद इसलिए आपको ये आसान प्रश्न लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मैथ्स भी रिवाइज करना ही है, रीजनिंग आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश पर भी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में जीएस जो इतना वास्ट है उसको हम कैसे कवर करें, इसके लिए मैंने कहा आपके पास पर डे की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर दिन आप अपना एक टारगेट सेट किए हुए हैं और उसी टारगेट पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये डे बाय डे टारगेट नहीं बनाया जा सकता। ये टारगेट आपको फर्स्ट डे काम शुरू करने से पहले तय करना होगा और अगले 60 दिन का टारगेट फर्स्ट डे ही डिसाइड कर देना होगा। यानी एक दिन हमने बैठ करके पहले अपना प्लान तैयार किया कि हमारा मॉडिफाइड सिलेबस ये है और फिर इन टॉपिक पर हमें इस वे में काम करना है, जो मैं आपके लिए शुरू कर चुका हूं। 3 अगस्त से जो मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा उसमें मेरी स्ट्रेटजी कम से कम यही रहने वाली है कि आपको गाइड इसी वे में करूंगा कि मोस्टली टॉपिक्स को कवर भी कर लिया जाए और उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाए जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में परेशान कर सकते हैं, जो लगे कि यहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पर, बहुत बेसिक लेवल पर, ऊपर के लेयर पर तैयारी करके चले जाते हैं और जब प्रश्न थोड़ा सा गहराई में आता है तो आपको लगता है कि ये तो बहुत हाई लेवल आ गया। जैसे हम पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। अब संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का टॉपिक हमने अच्छे से डील ही नहीं किया। अब उसमें से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लिखा है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन शक्तियां, और प्रेसिडेंट के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो हमें पता ही नहीं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस में यह अंतर है कि प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई, कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, लेकिन राज्यपाल के लिए संविधान में ऐसा भी प्रावधान। तो इसका कारण क्या रहा कि हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव को बहुत लाइट टॉपिक मान करके उस ढंग से पढ़ा ही नहीं और प्रश्न उसमें से आ गए।
या संसद में आपने लोकसभा राज्यसभा बहुत अच्छे से पढ़ ली, लेकिन राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे हैं जो विधानसभा और विधान परिषद वाला टॉपिक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला टॉपिक टच भी नहीं करते। क्या पता प्रश्न यही आ जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चों आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन टॉपिक्स को कई बार टच भी नहीं करते हैं और मुख्य परीक्षा में रिस्क नहीं लिया जा सकता। कारण क्या है कि जब कोई टीम सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में होती है तो फाइनल में हारने का दर्द बहुत बड़ा होता है। अगर आप नॉकआउट दौर में बाहर हो जाते हैं, लीग मैच में बाहर हो जाते हैं, तो दर्द उतना नहीं होता, लेकिन फाइनल में हारने की टीस वो जीवन में बहुत दिनों तक परेशान करती है, और वो भी जब थोड़ी सी चूक के कारण ऐसा हो जाए। तो बच्चों, ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके पूरे साल भर की मेहनत का सवाल है, और ये आपके आने वाले पूरे जिंदगी का सवाल। इसलिए आप इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगले 60 दिन यहां पर आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इसकी अहमियत को आप समझिए और इसी मनोयोग के साथ मेहनत करिए कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मिलते हैं 3 अगस्त की क्लास में एक नए अप्रोच के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ काम करने के लिए। हम आप मिलकर करेंगे और इस बार एसएससी में परिणाम ला करके हम अभिनय मैथ्स पर इंटरव्यू दे रहे होंगे। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूंगा और आप मेरे सामने बैठ करके कहीं ना कहीं अपना परिचय दे रहे होंगे और आप सफल अभ्यर्थियों में अपने आप को देख रहे होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे एक बार पुनः 3 अगस्त को कनेक्ट होऊंगा और फिर तब हम लोग पढ़ाई पर बातें करेंगे, अपनी तैयारी को लेकर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।